अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 ममालिक बरतानिया, यूएई और पाकिस्तान 20 साल के खाते, 21 माह तक तफ्तीश और नतीजा 0/0। शहबाज शरीफ हुकूमत जिनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इतनी पुरुम्मीद थी कि वो तमाम मुकदमात से बरी हो सकते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के इस मुकदमे से बचकर नहीं निकल सकते। अब इसका मतलब क्या ये है कि अगर वो इस मुकदमे से भी निकल गए हैं तो दूसरे मुकदमात से तो बआसानी निकल जाएंगे। लेकिन शहबाज गिल इस बात को मानने को तैयार नहीं। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मियों का कोई सबूत सामने नहीं आया। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात को शुरू किया था और रिपोर्ट के मुताबिक 21 माह तक जारी रहने वाली तहकीकात में 20 सालों के सारे खाते चेक किए गए। इस मुकदमे को लेकर हुकूमती मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने हार मानने से इनकार कर दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसे अपनी जीत करार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी, जो इमरान खान के मुशीरों ने दी थी, उसकी बुनियाद पर एक इन्वेस्टिगेशन की। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि कोई सबूत शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के खिलाफ मौजूद। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है। नेशनल क्राइम एजेंसी से सिर्फ ये एसेट रिकवरी यूनिट सिर्फ ये डील नहीं कर रहा, नैब खुद भी डील कर रहा, और हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद नहीं है कि एफआईए के लोग भी जाकर मिलते रहे। यूके की इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो कर रहे हैं, और हमने उनको सिर्फ जो उन्होंने हमसे सवाल पूछा वो हमने उनको उसका जवाब दे दिया। ये फैब्रिकेटेड एविडेंस झूठे इल्जामात दूसरे ममालिक को देते हैं, जनाब ये हमने कर लिया। एक जाली किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, हकाइक को मोड़ तोड़ के, और ये भी नैरेटिव नहीं बन सकता। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम इल्जामात को फेक करार दिया है, वहीं बरतानवी अदालत के इस फैसले के बाद पाकिस्तानी एहतसाब के निज़ाम पर भी अब उंगलियां उठाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून में जब दो बयानियों की जंग में शहबाज शरीफ के बयानिए ने मरीम नवाज के बयानी पर गलबा पाया है, तब मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होता दिखाई दिया है। अब इसे महज इत्तफाक कहिए या कोई ख़ास हिकमत अमली कहिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के बाहर जाने में शहबाज शरीफ मुतहरिक थे, तो हुकूमत के नाम मानने के बावजूद मियाँ साहब चले गए। पीडीएम में मरीम नवाज एक्टिव थीं तो वो टूट फूट का शिकार होकर माजी का किस्सा बन गई। ज़िमनी इंतखाबात में शहबाज शरीफ आगे आते हुए तो जीत उनकी जो है ना उनको नसीब हुई, लेकिन कश्मीर इलेक्शंस को देख लीजिए, मरियम के सामने आने से वाज़े हार उनका मुकद्दर ठहरी। अब इसी तरह कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में नुमाया जीत सामने आई। सामने कौन था? शहबाज शरीफ। और अब बरतानवी अदालत के फैसले ने भी पार्टी और कारकुनों में एक नया जज्बा जो है ये यकीनन डाला है। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, किस चीज़ की खुशियाँ मना रही है नून लीग? हुकूमत कहती है, शहजाद अकबर साहब कहते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े सबूत लहराया करते थे वो आज भी अपनी बात पर कायम है। वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि ना तो शहबाज शरीफ पर वहाँ कोई मुकदमा था, ना कोई पाकिस्तान की कोई शिकायत, ना कोई केस चल रहा था। अब खुद को बरी करार देकर धमालें डाल रहे हैं। कोई ये भी तो पूछे असासे मुंजमद हुए क्यों? अभी उस ऑर्डर की कॉपी मेरे पास भी है, मैंने भी ये पढ़ी है। इसमें वैसे कहीं शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, कहीं उनका जिक्र नहीं है कि उनके एसेट्स फ्रीज किए गए, जिनको आप जो है ना वो मुंजमद पहले किए गए और आप जो उनको ना बहाल कर रहे हैं। ऐसा तो इस ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा। तो मुस्लिम लीग ने खुशियाँ किस चीज़ की मना रही है? देखिए शाजिया, मैं तो हर जगह ये बात कह रहा हूँ कि हम तो खुशियाँ नहीं मना रहे, हम तो अफसरदा हैं इस बात पे कि बदकिस्मती है कि रियासत बदनाम हो रही है।
हम तो अफसुर्दा हैं इस बात पे कि अदारे बदनाम हो रहे हैं। हम खुश होते अगर सिर्फ हुकूमत वक्त जो है उसकी नलायकियां सामने आती, उसके झूठ सिर्फ सामने आते, मगर उनकी नलायकियां झूठ अपनी जगह, ये तो पाकिस्तान के अदारों को बदनाम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर अरशद मलिक जज से तो यहाँ सजा दिलवा दी जाए, जैसे भी दिलवा दी जाए, मगर यूके की अदालतों से आप बरी हो जाएं। आप मुझे ये बताएं, अभी आप कह रही हैं कि वो एहतसाब शहजाद जो है, अब हमने तो कोई केस किया था, तो भाई आपने को क्यों भेजा था? आपके बकौल है तो फिर इससे पहले भी भारी जुर्माना अदा कर रहा है वो नैब, तो किसकी ख्वाहिश पे कर रहा था? और आज भी डीजी नैब बार बार लेकिन बरी हुआ कौन है आपके साथ, तो क्यों जाते? जावेद लतीफ साहब, बरी हुआ कौन है? शहबाज शरीफ साहब का तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी और पूरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ पर लगाए गए तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात जो है बेबुनियाद निकले, वो बाइज्जत बरी हो गए, लिहाजा इससे ये साबित होता है कि जो हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। फाइल उनके हाथ में थमाई गई थी, जो इंटेलिजेंस अदारा है यूके का, उसके हाथ में जो 3000 सफ़ों की फाइल थमाई गई थी, उसमें शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं था, उसमें शहबाज शरीफ के अकाउंट के हवाले से जिक्र नहीं था। तो भाई आपने तो, उसने कोई अगर वहां अपने कोई कपड़े खरीदे हैं, कोई सूट खरीदा है, आपने तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। अगर किसी होटल में खाना खाया है तो आपने तो उसका भी पूछा है। तो अभी और कोई चीज रहती है? फिर जूते रह गए हैं नहीं, तो खाने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस ऑर्डर में शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों नहीं है? ये ऑर्डर बाय पार्ट आपके पास आता जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ समेत पूरी फैमिली का किस तरह जिक्र है। अच्छा, अभी इसका और हिस्सा आना है, ये मुकम्मल नहीं है ऑर्डर का? नहीं। अच्छा, चले एक और चीज बताएं, 10 सितंबर का ये ऑर्डर आया हुआ है, 18 दिन लेट हुआ क्यों? 18 दिन के बाद क्यों सामने लेकर आए आप लोग? हम लेके आए। कौन लेके आया? या इससे पहले हम लेकर आते थे? जो इससे पहले नैब को भारी जुर्माना हुआ वो मुस्लिम लीग नून लेकर आई। 10 सितंबर का ये ऑर्डर आया हुआ है, लेकर आते आप लोगों को तो 10 सितंबर को उसी वक्त सामने ले आना चाहिए था। जी जी शाजिया, एक सेकंड, बात मेरी मुकम्मल हो लेने दें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इससे पहले जो फैसले आते हैं उसको अपोजिशन सामने लेकर आती है, हुकूमत वक्त सामने लेकर आती है, और जो इनके खिलाफ आता है उसको फिर इसी तरह 10 दिन 12 दिन लेट कर देते हैं। मगर कोई चीज छुप नहीं सकती मीडिया की नजर से। लेकिन अगर इन्होंने उसको लेट किया, आप लोगों को तो 10 सितंबर को सामने लाना चाहिए था और इनको बताना चाहिए था कि ये हैं आप लोगों के झूठे इल्जामात, ये है आप लोगों का सियासी इंतकाम। शाजिया, मैं एक आपको बताऊं जी, बदकिस्मती है हमारी कि अगर कोई हुकूमत के अंदर या हुकूमत पर काबज, इस रियासत पर काबज हो जाए हुक्मरान की शक्ल में, उसके पास जो पावर आ जाती है तो फिर वो इंतकाम लेता है अपने मुखालिफिन से। आपने देखा कि क्या नवाज शरीफ त्यारा हाईजैकर था? क्या पाकिस्तान की अदालतों से उसको सजा हुई? और फिर क्या मुझे कोई ये बताए कि नवाज शरीफ जब वापस आए थे वो बरी हुए और 8 साल बाद बरी हुए और फिर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने? फिर मुझे कोई ये बताए। लेकिन आज की डेट में तो नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता हैं। दोबारा पाकिस्तान आते हैं, उस वक्त अदालतें आजाद थी। फैसला तो मुझे ये कहने की इजाजत तो होनी चाहिए ना कि मैं ये सवाल कर सकूं कि उस वक्त का फैसला दुरुस्त था या 8 साल 10 साल बाद जो फैसला दिया गया वो दुरुस्त था। मैं हक बजानब हूं, मैं शहरी हूं पाकिस्तान का, मैं टैक्स गुजार हूं पाकिस्तान का। फिर मुझे ये हक क्यों नहीं दिया जाता कि मैं पूछ सकूं कि पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर से इंसाफ हो रहा है या उससे इंतकाम लिया जा रहा है? अच्छा, इसीलिए नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। फिर मुझे ये बताएं ना कि अरशद मलिक को वीडियो सामने आने के बाद
उसको तो सजा मिल जाती है, मगर जिसको वो सजा देता है उसको आज तक बरी नहीं किया जाता। क्यों? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बात मरियम नवाज ने भी कही कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अदालती सिस्टम से यहाँ से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इसीलिए वो वापस नहीं आ रहे। आपने तो कुछ रोज पहले कहा था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? शाजिया एक सेकंड, अभी मैं जो आपने सवाल किया ना, मैं इसका जवाब दूं आपको। ये बात मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये बात जवेद लतीफ नहीं कह रहा, ये बात आज का लगाया हुआ प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। वो कह रहा है कि नवाज शरीफ को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। वो तो लगा दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, मगर जिनके बारे में कहा जाता है और जो जवेद हाशमी बतौर पीटीआई का प्रेसिडेंट बात करता है कि इमरान खान ने मेरे कान में ये बात कही है कि नवाज शरीफ को इस तरह अब अदालतों के जरिए निकाला जाएगा। क्यों नहीं नोटिस होता जवेद हाशमी को? बुलाया जाए ना उसको अदालतों में और पूछा जाए उससे, जवेद हाशमी से, कि ये बात आपने अदालतों के मतलब क्यों कही है, फिर वो सबूत देगा। चले आप मुझे ये बता दें, नवाज शरीफ साहब इसीलिए वापस नहीं आ रहे हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, वापस आ भी जाएंगे तो आते उनको जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या फायदा उनके आने का, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलना। नवाज शरीफ को जितना इंतकाम का निशाना बनाना था वो बन गए, मगर अब नवाज शरीफ इंतकाम का निशाना नहीं बन रहे। अब पाकिस्तानी अवाम जो इंतकाम का निशाना बन रही है उससे जान छुड़ाने के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ ने अपने आप को जिस सजा के लिए खुद को पेश कर दिया, अपनी हुकूमत गंवा ली, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जेल काट ली, वो नवाज शरीफ इस भंवर में पाकिस्तान को देखते हुए अलग थलग नहीं रह सकते। वो इस अवाम की, इस कौम की निजात के लिए और इस वक्त के अजाब से जान छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। ये चंद दिनों में आप सुन लेंगे कि कब आ रहे हैं। अच्छा, कोई एग्जैक्ट पता नहीं, आप अपने अंदाजे से बता रहे हैं? ये तो हर पीटीआई नून लीग का रहनुमा कहता है कि आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। आप शाजिया हौसला रखें, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। बिल्कुल ठीक हो। चलें एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर जो इख्तलाफ सामने आया है, जो बात मरियम ने की और फिर जो जवाब हमजा शहबाज ने दिया कि तो पार्टी क़यादत का फैसला था, क्या वाकई पार्टी इसमें तकसीम थी? ये शाजिया बात दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर दो राय थी, और वो राय जो थी इस वजह से थी कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट है, वो पाकिस्तान मौजूद नहीं थे, और जो दूसरे कुलीग जो सीनियर थे जिनके हाथों में कमान थी, लोग उनसे तरह तरह के सवाल करते थे, और उन्होंने जब ये कहा तो उनसे अक्सरियत ने ये कहा कि जो नवाज शरीफ का फैसला है कि इसको कायमा कमेटी में लेकर जाया जाए, इसको नेशनल असेंबली में डिबेट पे पेश किया जाए, तो उसको बाईपास सब नहीं था। वो उस वक्त भी हम कहते थे, आज भी कह रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये सवाबदीदी इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का पहले भी था, आज भी है। अगर कोई एक्सटेंशन देना चाहता था तो वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था, आज भी है, पहले भी था। लेकिन आप लोग कहते हैं ना, जो पार्टी में फैसले होते हैं, जो पार्टी का सरबराह है उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो एक्सटेंशन का फैसला था वो नवाज शरीफ की रजामंदी शामिल थी उसमें, उनकी रजामंदी के बगैर तो कुछ नहीं हुआ ना। अगर तो उनकी रजामंदी के बगैर हुआ, इससे साबित होता है कि नवाज शरीफ की बात कोई सुनता नहीं है पार्टी में। नहीं शाजिया, मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब ने इस पे नहीं दिया था, और जो तरीकाकार अपनाया गया था उससे भी पार्टी कायद उसको नहीं करते थे, या ये कह दें कि उस तरह उन्होंने तरीकाकार नहीं कहा था। उन्होंने कहा था जो आईनी कानूनी तरीका है, जो एक रवायत है असेंबली की, उसी तरीके से इस बिल को लाया जाए। भले ये कानूनी सुकम है जिसको दूर करना
असेंबली की जिम्मेदारी है, मगर बाईपास तरीकाकार को ना किया जाए। हमजा शहबाज ने कहा ये पार्टी क़यादत का फैसला था। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, और यही बात है मुस्लिम लीग नून की कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जो पार्टी फैसला कर देती है, क़यादत फैसला कर देती है, कोई जुबान नहीं खोलता। तो यहाँ तो भाई आपने देखा कि हर बंदे ने अपनी अपनी राय दी, और राय, हाँ ये बात दुरुस्त है कि जब नवाज शरीफ कोई हतमी फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद हर एक की राय खत्म हो जाती है, फिर उस फैसले को मानना हर एक का डिसिप्लिनरी उस पर पाबंदी होती है, उसका फैसला मानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब अब्बास साहिबा, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से जो एक इन्वेस्टिगेशन वहाँ की मजिस्ट्रेट को कही गई, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया, आज राना सनाउल्लाह एहसन इकबाल के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 11 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर ज़िया नसीम ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईस्ट रिकवरी यूनिट को ख़त लिखा था कि इन मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं, शरीफ ख़ानदान, शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। 21 महीनों तक ये इन्वेस्टिगेशन होती रही। बहरहाल 10 सितंबर को फैसला आता है कि कुछ नहीं मिला। तो आपको नहीं लगता कि अपोजिशन का जो बयानिया कि हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, ये दुरुस्त साबित हुआ? वो कहते हैं फैसला जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके नहीं लिया, ये बरतानवी अदालत ने दिया है। मेरे ख्याल है आपने शायद उनका फैसला नहीं देखा। उस फैसले में उन्होंने सिर्फ जो NCA है उसने सुलेमान शहबाज, पहली बात तो ये कि इनका नून लीग की इतनी हद तक हुई है, तज़ीक हुई है, ये कल से कह रहे शहबाज शरीफ को उन्होंने फ्री छोड़ दिया। शहबाज शरीफ पे तो ये था ही नहीं। ये जावेद लतीफ साहब से मैंने यही सवाल किया, वो कहते हैं अभी इसका कुछ हिस्सा आना बाकी है। तो वो अभी आने दे, जो अभी आया मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जी, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। मेरे पास पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा है पूरा। फ्रीजिंग ऑर्डर्स having been made by Westminster magistrate on 17 December for 12 months, 12 मैं, और वो उसके बाद उन्होंने कहा जुल्फिकार अहमद, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि सुलेमान शहबाज शरीफ, इन दोनों के 2 अकाउंट्स थे जो कि फ्रीज किए गए, जो कि अब खुल रहे हैं। ना कोई इसमें ट्रायल कोर्ट हुआ कि इक्विटल हुआ, ना शहबाज शरीफ का नाम था। अगर ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ का नाम हो तो और बात है, आजकल इनकी आपस में बड़ी लड़ाई हो रही है। और बात ये कि 1000 दफा अपना मजाक उड़वा सके, 1000 दफा। पहले भी मिठाइयां खा के उसके बाद पता चलता कि गले के घेरा तंग हो। अभी भी बड़ी सी बात है कि इसमें शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं है। इस सारे मामले से हुकूमत पाकिस्तान का चल रहा था, मेरे सामने फैसला पड़ा, कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने भी पड़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने बिल्कुल यही सवाल उनसे किया। कहते हैं अभी इसका कुछ हिस्सा आना भी बाकी है। मुझे एक बात बताएं, अगर वहां की अदालत की तरफ से कोई फैसला आता है, इतने महीनों तक इन्वेस्टिगेशन होती है, मुंजमद असासों को बहाल करने का हुक्म दिया जाता है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप लोगों की तरफ से जो दरख्वास्त गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इनको फ्रीज किया जाए, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन में कुछ उन्हें मिला नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला, कुछ सबूत नहीं मिला। इसीलिए तो ये फैसला उन्होंने किया है कि मुंजमद असासे बहाल कर दे जाए, मुंजमद अकाउंट्स को जो है ना वो फ्रीज नहीं रखा जाएगा। वो मेरा ख्याल है आप भी उनकी जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, कोर्ट ने खुद ऑर्डर दे दिया है कि सिर्फ 2 अकाउंट्स हैं इसके। हमारे 125 करोड़ रुपए से लेकर 750 करोड़ रुपए के माशाल्लाह जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो चल रही है, और वो शहबाज शरीफ के नाम चल रही। फिर जो बड़े भाई है, जो हेड है, जो कायद है, उनको कोर्ट ने कहा है
कि जी वो मुजरिम है, वो कन्विक्टेड है, वो बददियानत है, वो बेईमान है, वो भगौड़े हैं, वो इश्तिहारी हैं, उनको वापस लाने के लिए हम एक्स्ट्राडिशन लॉज कर रहे हैं, जो पिछले 20 साल में इन्होंने किया नहीं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ बाहर रखा होता है, यहाँ से लूटा, बाहर इन्वेस्ट किया। इन्हीं अदालतों ने नैब के बारे में जो कुछ कहा, मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं अदालतों ने नैब के बारे में ये कहा कि सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा है। आप लोग के अपने लोग कहते रहे कि नैब की वजह से लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद कहते रहे नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। तो ये ऑपोजिशन क्या अनोखी बात कर रही है? ऑपोजिशन भी तो यही कह रही है कि नैब के जरिए जो है ना सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि ये तो एक हकीकत है कि इन्होंने 10 साल नैब खत्म कर दिया था। ये भी हकीकत है कि ये खुद ही इन्होंने चूज किए कमरुज़्ज़मान को, जिसने नैब को दफन किया। अच्छा, अब मसला क्या है कि ये जावेद इकबाल खुद चूज किए। अगर वो भी कमरुज़्ज़मान की तरह उसको दफन कर देते तो वाह वाह होनी थी। चूंकि वो जस्टिस अब्दुल कयूम की तरह उन्होंने दफन नहीं किए कमरुज़्ज़मान की तरह, तो वो उसके खिलाफ हो गए हैं। अब आज अगर जावेद इकबाल साहब ऐलान कर दें कि जी ये सारे केस खत्म हो गए हैं, आप देखना यही आके 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे होंगे। वो जो जज था जिसने देना चाह रहे हैं आप लोग, वो अजीम था, जिसने इनको निकाला, उसको कहा कि जी मुझे क्यों निकाला, इन 5 बुतों को उखाड़ के निकाला। तो ये तो इनका सारा है करना। जो ये इलेक्शन कमीशन इनको जिता देता है, वो इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा होता है। जो इलेक्शन कमीशन को हरा देता है, वो इलेक्शन कमीशन जो बुरा हो जाता है। वही मुशर्रफ जिन्होंने आजकल इलेक्शन कमीशन माजरत के साथ हुकूमत के लिए बुरा हुआ है। आजकल इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो हुकूमत की तरफ से हत्वे तनकीद बनाया जा रहा है, ऑपोजिशन की तरफ से नहीं। वही मैं कह रही हूँ ना कि आज अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो कह दे कि जी मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये इंतखाबात कराने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना वोट जाया हो सकता है, ना इजाफी वोट पड़ सकता है, ना वोट गायब हो सकता है, ना वोट हो सकता है, ना वोटर दोबारा वोट डाल सकता है, ना बाहर से वोट ला के स्टफिंग हो सकती है, ना ठप्पे लग सकते हैं, ना फॉर्म 45 पे गलत लिखा जा सकता है। तो ये सारे इलेक्शन कमीशन के बाहर आ जाएंगे ये प्रोटेस्ट करने। तो ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि इन्होंने 30 साल उन्हीं लोगों के खलाई मखलूकों के जरिए आते रहे हैं। अच्छा, जब पहली दफा खलाई मखलूक इनके साथ नहीं तो बुरी हो गई। अगर 1970 से इलेक्शन खराब थे, यही वो आप लोगों के बारे में आज कहते हैं, तो से आए उस वक्त ठीक थे इलेक्शन, उस वक्त इन्होंने ये कोई हरकतें नहीं की। तो मसला सिर्फ ये है कि चूंकि ये एक खानदानी पार्टियां हैं, आपको पता है खानदान में इनकी लड़ाई है, चचा भतीजा और भाइयों की और कज़न्स की लड़ाई। एक आखिरी सवाल का जवाब दें, उसमें कुर्बान है। शाहिद खाकान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, राना सनाउल्लाह हों, शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, आसिफ जरदारी हों, फरियाल तालपुर साहिबा हों, खुर्शीद शाह हों, क्या इनसे नैब ने इतनी ज़बरदस्त इंक्वायरीज की हैं, इतना पैसा इन लोगों से इकट्ठा कर लिया है, रिकवरीज कर ली हैं कि हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान का जो कर्ज, यही बात करते हैं ना कि इनसे अगर रिकवरीज कर ली जाए तो पाकिस्तान का जो है ना वो कर्जा अदा हो सकता है। इमरान खान साहब ये बात कहते थे। क्या ये कारकर्दगी है नैब की कि इतना पैसा आप लोगों ने इन लोगों से रिकवर कर दिया है जिसकी वजह से आप नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन देना चाहते हैं? इतनी रिकवरीज हो गई हैं इन लोगों से। ये नैब जो पिछले 20 साल में 200-250 अरब इन्होंने इकट्ठा किया, 3 साल में 538 अरब इकट्ठा किया, लेकिन ये इनफ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मसला ये है कि जब आपने नैब को 20 साल जंग लगा के उसको दफन कर दिया हो, तो फिर उसकी कैपेसिटी बनने में तो टाइम लगना है। अगर यही नैब हमारी सिंगापुर या चाइना के स्टैंडर्ड की होती, इस वक्त ये बेलें लेके फिरते होते। इस वक्त कम से कम 500-650 बंदा जो होता अंदर होता, और इस वक्त 1000 अरब रुपए वापस आ चुके होते। लेकिन चूंकि एक इदारे को आपने दफन ही कर दिया था, उसके चपरासियों से लेके ऊपर तक आपने बिल्कुल उसको ताले लगा दिए थे, तो उसको ऑपरेशनलाइज होते टाइम लगता। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा तहरीक रहनुमा मेरे साथ थी। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल मुल्क भर में गवर्नेंस को लेकर सूबा सिंध जो है वो छाया हुआ है। नाले बंद होने की बात आए तो सूबा सिंध, सड़कों पर पानी भर जाए तो सूबा सिंध, बिजली के लटकते तारों की बात आए तो सूबा सिंध, कूड़ा करकट के ढेर की बात आए तो सूबा सिंध, सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ तजावुज़ात की बात आए तो सूबा सिंध, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्म दिलाने की बात आए तो सूबा सिंध, कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाए तो सूबा सिंध, टैक्स इकट्ठा करने के नित नए तरीके सामने आए तो सूबा सिंध। अब सवाल ये है कि सूबा सिंध में रहने वालों खुसूसन कराची को किन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सिंध हुकूमत 1 रुपया खर्च नहीं करती। इस्लामाबाद बैठकर कराची के मसले कैसे हल हो सकते हैं, क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा सुनिए। कराची में जो सिंध हुकूमत है वो 1 रुपया खर्च नहीं करती। वहां के लोग वो कहते हैं जी हमने तो पीटीआई को वोट दिया है, हमें तो आपको जो है वो हमें आपको टेक केयर करनी चाहिए। तो 1100 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने उठा के कराची में और लगा दिया। लेकिन मुझे बताइए, इस्लामाबाद बैठ के कराची के मसले जो है वो कैसे आप हल कर सकते हैं? अब वज़ीर इत्तलात तो कुछ भी कहें, वज़ीर आज़म ने लेकिन कराची के इन मसाइल को सामने रख कर सिंध हुकूमत को ऑफर दी है कि वफाक और सिंध हुकूमत सर जोड़ कर इन मसाइल का हल निकालें। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। केसीआर, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसले मसाइल भी आएंगे और जितना हम इसको टाइम पे ख़त्म करेंगे उतना कम इसका खर्चा होगा। अब कराची को लेकर वफाक और सिंध में ठन चुकी है। वफाक कई बार $1 बिलियन के तरक्याती पैकेज का सिंध और कराची के लिए ऐलान कर चुका है, मगर सिंध ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये पैसे तो सिंध हुकूमत के हैं, तो वफाक दे क्या रहा है। यही इल्ज़ामात, एतराज़ात और इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से K4 समेत कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आज तक मुकम्मल ही नहीं हो पाए। हद तो ये है कि जिस KCR मंसूबे के फ़ेज़ 1 का कल वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया, इसका आगाज़ 1964 में किया गया था। इसी तरह बंडल आइलैंड समेत कई बड़े अवामी प्रोजेक्ट्स हैं सिंध और वफाकी आपसी चपकलिश और सियासी मफाद की खातिर लटके हुए हैं, जिसमें नुकसान जो हो रहा है वो कराची और सिंध के अवाम का हो रहा है। इसी पर मुझे बात करनी है। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, हुकूमत एक ही बात करती है कि पिछले 12 सालों से आप बराजमान हैं सिंध पर, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि पैसा एक धेला आप लोग कराची वालों पर, सिंध वालों पर नहीं लगाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों को ऑफ़र की कि आए मिलकर मसाइल का हल जो है ना वो हम ढूंढते हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ, वफाक के साथ मिलकर कराची के, सिंध के मसाइल हल करने को तैयार है? सर, हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि हम कोई पाकिस्तान के वफाक से अलग हैं या मरकज़ी हुकूमती किसी बात को मानेंगे नहीं, कोई नाफरमानी है, ऐसी हमने कभी बात नहीं की। हमारे चीफ मिनिस्टर ने, मेरे कायद ने भी, बिलावल साहब ने भी, लेकिन सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कई बार उनको कहा, एहतजाज किया। मैं अभी नून लीग की हुकूमत फ़िलहाल तो किस्सा पारीना है, उनका नहीं जिक्र करता, लेकिन इनके यहाँ शायद इनके नक्शे में, इनके प्रोग्राम में सिंध का कोई वजूद ही नहीं है। बड़ी खुशी की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली बार कहा है कि हमें मिलकर चलना चाहिए, लेकिन कुछ दिन पहले क्या वो बात ही नहीं की कि सिंध हमारे पास है ही नहीं। इन्होंने दिया क्या है? जरूर हिसाब लें, वो वफाक के वजीर आज़म है, हम भी उनको वजीर आज़म के, लेकिन दिया क्या है आपने बताया ना। 3 साल में आपकी बजटें आई हैं, बजाय किस बजट में हमारे लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया है? मैं नून लीग को भी कहता हूं, नून लीग ने भी कभी हमें कोई इतना बड़ा मंसूबा नहीं दिया, इन्होंने भी कोई मंसूबा नहीं दिया। लेकिन चले उनके लिए तो कोई बात तस्वर, ये तो बहुत बड़े। अब KCR पर काम हो रहा है, वो तो इस हुकूमत को क्रेडिट नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। KCR इनके जमाने की बात नहीं है, ये पराए स्कीम पर प्लेट लगाने की बात है। ये बहुत अरसा पहले हुआ है, लेकिन हालिया करीबी दिनों में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया उसके बाद इसका तज़किरा हुआ और वफाकी हुकूमत एक्टिव हुई कि नहीं, अभी कोर्ट का ऑर्डर है।
लेकिन ये तो उससे पहले का हुआ है, कई साल पहले ये शुरू किया गया। फिर हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने वजीर आज़म को लिखा कि वो इसको जो हमारा प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का उसमें आना चाहिए, सीपेक में उसमें आना चाहिए। ये तो इन्होंने ढकोसला किया है, लेकिन मुंह से कम वजीर आज़म साहब के निकला तो सही कि सिंध के मसले पे सूबे और हम मिलकर कोई काम करें। इनके तस्वर में नहीं है। फहद हमारे जो आप वजीर इत्तलात हैं, 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल जो है ना उनको क्या जवाब दूं? उनकी किस बात, एक मिनट से आप फवाद चौधरी साहब को क्या जवाब दूं? पाकिस्तान में किसी आदमी किसी सियासी पार्टी से पूछे, उनकी बात को सच मानते हैं? उनको सवाए गलत बयानी करने के और कुछ भी नहीं। हमें बताएं पैसे कहां दिए, कौन सा मनसूबा दिया, हमें बता दे, हम जवाब देने को तैयार हैं। कहते हैं आपके पास अपना जो सूबाई बजट होता है उसमें से आप लोग आवाम के लिए क्या लगाते हैं? ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद बहुत से क्या तमाम खुद मुख्तार हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बीबी, बिल्कुल सही। पर हमारे इस जमाने में जो कराची में काम है वो आकर देख ले, जो कराची की शाहराहें बनी है, जो ओवरहेड ब्रिज बने हैं, वो आकर आप देख लें। इन्होंने तो K4 के लिए 10 बार कहा है, एक बार 1 रुपया भी नहीं दिया। हम पैसे खर्च कर रहे थे। इन्होंने सिंध के जो शाहराहें अब हैं कभी नहीं थी, तो आकर थरपार कर देख ले। मेरा शहर हैदराबाद आकर देख ले, इस हुकूमत ने जो काम किया कराची में। लेकिन कराची अब ग्रीन लाइन, एक ही बात आप करेंगी ना, मसला सिर्फ हमारा ग्रीन लाइन तो नहीं है। कराची के लोगों का मसला पानी बहुत है, सड़कों का मसला बहुत था, वहां बिजली का बहरान है। अगर सिंध में देखें लोड शेडिंग की हालत, वफाक ने किसी भी हालत में सिंध के साथ कोई रियायत नहीं की, न कभी उनकी बड़ी बेहतरी। लेकिन देखें ना, विफाक इनिशिएटिव लेता है, नाले भी साफ करवाता है, लेकिन 12 सालों के बाद सिंध के अवाम तो आपसे पूछेंगे ना कि ज़रा सी बारिश की वजह से जो है ना वो कराची डूबना शुरू हो जाता है, जगह जगह पानी खड़ना होना शुरू हो जाता है, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अभी अल्लाह पनाह दे। लेकिन आप बताएं, इस्लामाबाद तो आइडल शहर है, अब उसके 2 सेक्टरों में सैलाब की सूरत हाल क्या हो गई? इस्लामाबाद के कितने इलाके में साफ पानी नहीं मिलता? अमन अमान की हालत इस्लामाबाद की क्या है? ये बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत यही तो शायद हमारा अलमिया चांडियो साहब कि हम लोग अपने काम के जवाब नहीं है, दूसरों पर डालते हैं। जरा बीबी जरा सुनेगी तो सही ना। जी जी, अभी सुन ले, एक जुमला आप कर, फिर आप जो चाहे। वफाकी हुकूमत क्या करती है? जब भी हम वफाकी हुकूमत से पूछते हैं फला काम, ओ जी क्या कहा, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। मैं कहता हूं अपने जवाब देने के बजाय फला को चोर, फला को चोर। लेकिन अभी आपने वफाक को मिलाकर हमसे सवाल किया, मुझसे सवाल किया, इसलिए मैंने कहा हमारे पैसों से, सिंध के पैसों से जितना कराची में काम हुआ है, जितना हैदराबाद में काम हुआ है, थरपारकर के रास्तों पे काम हुआ है, आप देखिए सेहत के स्कीमों के मामले में हम सबसे ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने काम किए, लोग ऐसे ही वोट देते हैं। अगर पख्तूनख्वा में इमरान खान 2 बार 3 बार मुंतखब हो तो कारकर्दगी है, नून लीग 50 बार पंजाब में कामयाब हो तो कारकर्दगी है, और हम कामयाब हो तो उसको आप क्या कहेंगी? लेकिन लोग पागल नहीं है। लेकिन कराची में अगर 1 घंटे की बारिश से पानी खड़ा होगा और आवाम के लोगों के घरों में जाना शुरू हो जाएगा, तो 12 सालों में किया हुआ आपका काम हम तो आप लोगों से पूछेंगे कहाँ है कराची का सीवरेज का निजाम, कहाँ है निकासी आपका निजाम? आपको हक पहुंचता है, आपको हक पहुंचता है, हम काम करें। लेकिन जो 20 सालों से कराची पे काबिज रहे, जिन्होंने कराची के वसाइल को लूटा, अपनी जात पे खर्चा किया, उन्होंने कौन से नाले बनवाए? वो उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया, हमें तो टूटा फूटा कराची विरसे में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपने चीफ मिनिस्टर पर, मुराद अली शाह साहब पर, और मुझे फख्र है मेरे चेयरमैन पर, बिलावल साहब पर। वो दोनों अपनी निगरानी में जिस अंदाज से कराची के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सियासी मामला है, ये सियासी एजेंडा है, कराची करो, कराची करो। लेकिन 20 सालों में जिनके कब्जे में रहा कराची, अंदरूनी सिंध के वो आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों के इत्तेहादी रहे, हुकूमत तो उस वक्त भी आप लोगों की थी। अब लेकिन वो बाअख्तियार थे, मुदाखलत नहीं थी। अगर हम उनको कुछ कहते थे तो कौन हमको रोकते थे, कौन हमें मना करने आते थे? मैं उनके लिए नहीं कह सकता,
लेकिन आपको हक है हमें पूछे, कराची के लोग पूछे, लेकिन आप अगर कराची के असल लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कम से कम पीपल्स पार्टी के जमाने में जो काम हुआ है वो नजर तो आ रहा है। हैदराबाद जिनके कंट्रोल में था, आकर देखे हैदराबाद को क्या तबाह कर गए। हमारी हुकूमत आई है तो हैदराबाद के इलाकों में काम हुआ है। हम इलाकाई सियासत नहीं करते, कराची हमारा शहर है, कराची सिंध का शहर है। साहब आखिरी सवाल का जवाब दे दें। बिलावल भुट्टो का, मैं फिर कहता हूं, बिलावल साहब और मुराद अली शाह साहब, इन्होंने दिलचस्पी लेकर कराची में जो कुछ काम किया है, कराची के लोग उसको मानते हैं। सही। बिलावल भुट्टो का अमेरिका का दौरा निजी है या सियासी नौयत का दौरा है? जुलाई में जब बिलावल भुट्टो अमेरिका गए तो हुकूमत की तरफ से बड़ी तनकीद हुई कि सीवीज लेकर जा रहे हैं, अपनी अर्जियां लेकर जा रहे हैं। अब की बार बिलावल भुट्टो का दौरा किस नौयत का है? देखिए, इस हुकूमत को अपने सिवा हर सियासी पार्टी से खास किस्म की दुश्मनी है। वो उनको चोर भी साबित करेंगे, उनको साजिश और बड़ा कोई नजर आता है। लेकिन मैं कहता हूं बिलावल भुट्टो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इस मुल्क के एक सियासी पार्टी के सरबराह नहीं है। वो उनको कोई हक नहीं पहुंचता वो किसी मुल्क में जाए, वो निजी हो, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासी पार्टी के कायद है, हजारों लोगों के कायद है, लाखों लोग। अगर वो कहीं जाते हैं तो जाहिर है वो कोई चीनी के कारोबार पे तो नहीं जाएंगे। सियासतदान है, सियासी रहनुमा है, प्राइम मिनिस्टर के नवासे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, तो वो जाकर बात करके जाहिर उनका दौरा सियासी भी होगा। लेकिन इसमें इतनी परेशानी की बात क्या है? ये बार बार जाते हैं, इनका कोई नहीं पूछता। लेकिन पीपल्स पार्टी के कायद गए अमेरिका, ये भी इनके लिए मर्ज है। ये मैं एक बस बात खत्म कर रहा हूं। बिलावल भुट्टो इस हुकूमत के लिए नए खौफ का नाम है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, कराची के सिंध के मसाइल पिछले 12 सालों की कहानी छेड़ लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ज़ाहिर है कसूरवार भी ठहराया जाता है, सवाल भी उन्हीं से पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें KSR मंसूबे की, कोई नया नहीं है, 1964 का मंसूबा है। ग्रीन लाइन को नया मंसूबा नहीं है, ये भी पुराना मंसूबा है। K4 आज का मंसूबा नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी इस पर बड़ी बात भी होती थी, काम भी हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका। आज अगर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये काम हो रहा है, आप देखिए ग्रीन लाइन की 40 बसें वहाँ पर पहुँची, ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाता है? देखिए शादिया, हमारी यहाँ प्रॉब्लम यह है कि प्रोजेक्ट कौन शुरू करता है, कंप्लीट कौन करता है। बेहतर होता कि अगर आप जो मादी में जिन्होंने शुरू किया उनको भी क्रेडिट दे देते, जिनके दौर में इफ्तिताह हो रहा है उन्हें भी क्रेडिट दे देते। लेकिन हमारी यहाँ तख्तियाँ तब्दील होती रहती हैं और नई तख्तियाँ लगती रहती हैं। ये हमने देखा है, ये सिर्फ इसी गवर्नमेंट नहीं, मादी की भी गवर्नमेंट का है। एक कंटिन्यूटी, बात पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो जाहिर है, बात मंसूबे मेगा प्रोजेक्ट जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि किसी एक दौर में कंप्लीट हो, बिल्कुल। लेकिन जो आने वाला है उसको उस गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए जिनके पीरियड में वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और आज की अपोजिशन को इस गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिनके पीरियड में अगर वो मंसूबा कंप्लीट होता है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वही चीजों का क्रेडिट ले लेती है। माजी में भी हमने देखा और अभी भी हम देख रहे हैं। देखिए KCR का मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ा रहा है। अभी भी कहा तो गया है, बुनियाद तो रखी गई है, लेकिन जब ये चल पड़ेगी ट्रेन फिर हम कहेंगे कि किसका क्रेडिट है। ना जाने उस वक्त किसका दौर होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि हमारी चूंकि एक नेशनल कंसेंसस नहीं बनता चीज़ों के ऊपर, इसलिए ये होता है। अभी मैं मौला बख्श चांडियो साहब की बात सुन रहा था, अच्छा होता अगर वो साथ होते, वो इस सवाल का तो जवाब देते कि कराची में ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं आई पिछले 12 साल से, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं आई है कराची में। अब आ रही है, कब आ रही है, तब आ रही है,
हैदराबाद की वो बात कर रहे थे, तो हैदराबाद में जाएं, हैदर लतीफ़ाबाद वगैरह में जाके देखें हालत क्या है, उनको पता चल जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसको सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, माजी की भी गवर्नमेंट्स का वो करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पिछले 3 अदवार से मुतवातिर गवर्नमेंट में है, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी की ही बनती है। अगर सिंध में डेवलपमेंट हो तो क्रेडिट भी उसका है, और सिंध में काम नहीं हो तो डिसक्रेडिट भी उसी का है। लिहाजा अगर 12-15 साल में जो है वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में नहीं आई है, कोई मेजर पानी का मंसूबा नहीं हुआ है, नालों की सफाई इतने अरसे में नहीं हुई है, तो फिर उसका ब्लेम भी पीपल्स पार्टी को जाएगा। तरक्याती बजट कहाँ जाता है? अरबों रुपए का बजट होता है। सुप्रीम कोर्ट भी बारहा इस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और बारहा सख्त बरहमी का इजहार किया कि कराची के मंसूबों के लिए जो अरबों रुपए का बजट होता है आखिर ये जाता कहाँ है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात की कि 1 रुपया खर्च नहीं करते, तो फिर इसको क्या समझा जाए? करप्शन का नाम दिया जाए, नाअहलियत कहा जाए कि तरक्याती बजट होने के बावजूद भी अगर तरक्याती काम नहीं हो रहे तो पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं देखिए, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे मिनिस्टर्स भी ना, फवाद चौधरी साहब कोई ऐसा मौका नहीं हाथ से जाने देते जो वो पता नहीं, मेरा ख्याल है ऑलराउंडर हैं और वो हर तरफ बात करते हैं। ये जितने मंसूबे हैं पिछले साल जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना था उसके तहत हो रहे हैं। ये KCR भी उसी का हिस्सा है, ये K4 को भी उसी का हिस्सा बना दिया गया है, ये नालों की सफाई को भी उसी का हिस्सा बना दिया गया है। ये सारे मंसूबे उसके तहत चल रहे हैं। अब उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, असद उमर साहब भी उसमें शामिल है, उसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं, उसमें नासिर शाह साहब भी हैं, उसमें सईद गनी भी हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी हैं। और जब इनकी मीटिंग्स होती है तो बहुत स्मूथली होती है। उस दिन भी जो फंक्शन हुआ बड़ा स्मूथ हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी सिंध गवर्नमेंट की वो की और मिलजुल के चलने की बात की, असद उमर ने भी बात की। हाँ, अगर थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर को भी बोलने देते तो मेरा ख्याल है और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती। लेकिन मंसूबे जाहिर है मुख्तलिफ, हमारे यहाँ मंसूबे बनते बहुत है, रेड टेपिज्म का शिकार हो जाते हैं। वैसे चांदी साहब की एक बात में वजन था, आप सुन रहे थे, वो कहते हैं कि KPK में अगर दूसरी बार अवाम आपको मुंतखब करे तो आप जवाब दें, भाई वाह वाह हमारी कारकर्दगी की वजह से अवाम हमें चुन रहे हैं, हम तो तीसरी दफ़ा यहाँ पर आए बैठे हैं, यहाँ पर आप कहते हैं करप्शन हो रही है। उनकी बात में वजन तो था कि क्या KPK में कारकर्दगी बेहतर है, KPK में जो मैं वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जो अवाम बार बार इनको वोट दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी तो सवाल करते हैं, भाई अगर सिंध में काम हो नहीं रहा तो इनको वोट कैसे मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, वो बात उनकी बात में वजन है। और उसकी एक जब ऑपोजिशन ये बात करती है, यहाँ की ऑपोजिशन ये बात करती है, तो उन्हें जायजा लेना चाहिए कि उन्होंने रूरल सिंध में जाके कितना काम किया है और वहाँ उनकी प्रेजेंस कितनी है। जब आपकी प्रेजेंस नहीं होगी तो जाहिर है जो लोग हैं उनके पीपल्स पार्टी के MNAs MPs अपने इलाकों में रहते हैं, उनके इलाकों में लोग अप्रोच कर सकते हैं। बाकी तो जमातें एग्जिस्ट ही नहीं करती, बाकी जमातें तो उधर जाती भी नहीं हैं। अब जो लोग PTI में अभी शामिल हो रहे हैं वो सारे वो लोग हैं, उनमें तो दो चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या इमरान खान ने गौस अली शाह से पूछा कि जी आपके चीफ मिनिस्टर के दौर में सिंध में कितनी तरक्की हुई, या अरबाब गुलाम रहीम से पूछा कि आपके दौर में कितनी तरक्की हुई? तो मेरा ख्याल है उसके बजाय PTI को अपने जोरे बाजू पे जाके इत्तेहादी बनी हुई है। क्या आपको लगता है उन्होंने उनसे पूछा होगा इत्तेहाद में शामिल करने से पहले, भाई पहले आप लोग बताएं आप लोगों ने हाल क्या किया कराची का? लेकिन ये कहना कि बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, नहीं, कुछ सड़कें जिस तरह चांडी साहब कह रहे थे, अलबत्ता ये जरूर है, मैंने फिर कहा कि अगर वो मेरे साथ होते तो मैं बताता, जो अच्छी सड़कें बनी हैं वो पिछले 1.5 साल में टूट गई हैं, जिन पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। जाके यूनिवर्सिटी रोड देख लें, यूनिवर्सिटी रोड जिस तरह बनी थी अब भी बहुत अच्छी है, लेकिन तोड़ दी गई, टूट गई। सीवरेज का निजाम अपडेटेड क्यों नहीं है? अब परसों की बारिश के बाद ही आप कराची का हाल देख लें, लोगों के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है, कराची डूबता हुआ नजर आता है। अगर मैंने कहा ना कि शहर बहुत प्लान तरीके से बनाया गया था, उसके नाले बहुत अच्छे हुआ करते थे और वो उसमें फ्लो जो होता था वो बहुत अच्छा होता था। लेकिन जब आप इंक्रोच कर देंगे नालों पे बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी, मकानात बन जाएंगे, ये सारा काम तो उस वक्त की MQM भी जिम्मेदार है इसकी, बिल्कुल, और पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। इन दोनों को कराची के मेस का कम से कम 60% शेयर लेना चाहिए।
कि 60% ये लोग जिम्मेदार हैं और पिछले 12-13 साल की टोटल जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि वो पिछले 13 साल से बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से वहाँ हैं। वो कोशिश अपने चाहिए, वो कोशिश भी कर रहे हैं, अंडर पासेज भी बन रहे हैं, लेकिन अंडर पासेज या फ्लाईओवर्स उस तरह नहीं बन रहे जिस तरह बनने चाहिए। ये सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है बगैर किसी प्लानिंग के, इंतहाई इनकॉम्पिटेंट तरीके से बनाया जा रहा है। और ये देखिएगा ये काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खराब कारकर्दगी है इसकी, और इसकी जो तामीर हो रही है, हर जगह तो इंक्रोचमेंट है, हर सर्विस रोड पे तो इंक्रोच्ड है, सर्विस रोड तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक इसीलिए नहीं होता। तो मुझे नहीं पता कि ग्रीन लाइन चलेगी तो कितना फायदा होगा, सर्कुलर रेलवे चलेगी, अगर ये चल गई पिछले अगले 2-2.5 साल में, तो मेरा ख्याल है पीटीआई को उसका सियासी फायदा होगा। जब पीपल्स पार्टी अगर ट्रांसपोर्ट ले आती है, बसें ले आती है, तो उसका फायदा कुछ इलाकों में बिल्कुल फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया अज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।